हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट बच्चे पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग बचे हुए इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो थर्ड नंबर पर है। और मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया दे चुका था हाइपर कॉन्जुगेशन का, आपको बताया भी था। अगर आप लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है तो बेंजीनिंग पर अगर CH3 लग जाए ना, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में, है ना। अब अगर हम लोग बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को और क्या क्या बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, है ना। तो या तो बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या बोलते हैं? एंचीमेरिक इफेक्ट। एंचीमेरिक इफेक्ट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सभी इसी के नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंस जैसा ही होता है, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला, इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर आप लोगों का जो कॉन्जुगेशन होगा वो होगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को बेकर नाथन इफेक्ट, एंचीमेर इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बात आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कौन कौन करेंगे ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसमें आप लोगों को देखना है। तो किसमें देखना है? दिस इफेक्ट इज शोन बाय, दिस इफेक्ट इज शो बाय, एक तो शो करता है कौन बच्चों? एल्कीन। एक शो करता है कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, एंड कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट शो कौन कौन करता है। तो अगर आपके पास एल्कीन है, आपके पास कार्ब कैटायन है और कार्बन फ्री रेडिकल है, तो ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। कार्बन आयन है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, या तो एल्कीन में, या फिर कार्ब कैटायन में, और या फिर कार्बन फ्री रेडिकल में, है ना। और इनमें भी किसकी वजह से आता है? इन सभी में आता है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ना। किस किस में देखना हाइपर कॉन्जुगेशन? एल्कीन में, कार्ब कैटायन में और रेडिकल में, है ना। चलो, तो जैसे आप लोगों के पास क्या है, मान लीजिए कोई एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है? जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, एल्कीन की बात कर रहे हैं, है ना। एल्कीन, तो मैंने यहाँ पर एल्कीन क्या बनाया बच्चों? यहाँ पर मैंने एल्कीन बनाया, आपके पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आपके पास है एल्कीन का, है ना। तो मैंने आपको बताया था किसी ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है ना बच्चों, वो अल्फा कार्बन होता है। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे ना, इससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे, उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर आप लोगों को क्या देखना है बेटा? अभी तक हम लोगों ने कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा था? पाई, पाई सिंगल बॉन्ड, और फिर हम लोगों ने पाई देखा था, पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, पाई सिंगल बॉन्ड रेडिकल, पाई सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने फ्री रेडिकल देखा था। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्जुगेशन देखा था, कभी भी पाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं देखा। हम लोगों ने कहा था कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इस इफेक्ट में करेंगे। तो यहां पर अगर आप लोग इस इफेक्ट में देखोगे, तो यहां पर देखो ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा, बिल्कुल होगा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा, है ना। तो यहां पर अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो हम लोग कॉन्जुगेशन जो देखने वाले हैं वो किस बॉन्ड में देखने वाले हैं? एक तो पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और फिर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड है ना। तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसमें हम लोग कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में? इसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से बच्चों। यहां पर क्या होता है आप लोगों के, कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आ जाते हैं? इस बॉन्ड में। ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चों, वो कहाँ आ जाते हैं? इस बॉन्ड में। तो बताओ, इस बॉन्ड में हो जाएंगे तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? चार तो ऑलरेडी थे, एक और आ गया तो पांच बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन तो बना सकता है चार ही बॉन्ड। तो अब क्या होगा, जो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाएंगे? आगे। कहाँ चले जाएंगे? आगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं, तो यहां पर क्या बना? देखना यहां पर क्या बना? HCH। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं यहां पर,
इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके, तो अब यहाँ पर कोई बॉन्ड ही नहीं बचा, तो यहाँ रह गया एच और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो बताओ सी और एच पॉजिटिव के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आ गए, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सी एच। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुके हैं, आगे आगे जा चुके हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी एच टू नेगेटिव। तो कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा नहीं है यहाँ पर। और मजे की बात क्या है, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूटकर रेजोनेंस में गया है। तो जब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में गया, तो सी और एच पॉजिटिव के बीच में, इसके बीच में सी और एच पॉजिटिव के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन हुआ, इसलिए इसे क्या बोला गया, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो यहां पर जब आप लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो सी और एच के बीच में देखो बॉन्ड कोई है ही नहीं है ना, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलती है। अच्छा, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था, इसे क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच है। तो ये वाला हाइड्रोजन भी तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन ही तो होगा, तो ये भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड जाता है, ये वाला बॉन्ड जाता है, तो क्या होगा, देखो यहाँ, पहले इसको बना देता हूँ। तो अब बताओ, ये वाला हाइड्रोजन भी तो जा सकता है कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एच सी एच, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर एच पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू नेगेटिव। यहाँ से भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा सर, यहीं से क्यों जा सकता है, ये वाला भी तो जा सकता था। अच्छा, ये वाला मैंने अलग बना दिया, पहले ये वाला जो बनाया हुआ है वो बनाते हैं ना, यहाँ पर मैंने ये वाला भेजा हुआ है, तो यहाँ पर एच पॉजिटिव आ गया, और ये कॉन्जुगेशन हो गया, तो सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहा, यहाँ तो रहेगा ही। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, कौन सा वाला जा सकता है, ये वाला जा सकता है। ये वाला भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला जाएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, एच सी एच। अब कौन सा चला गया, ये वाला चला गया, एच पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू नेगेटिव। तो यहां पर देख रहे हो आप लोग, एक बार तो कौन सा गया, ये वाला, एक बार कौन सा गया, ये वाला, एक बार कौन सा गया, ये वाला। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी, तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी। कौन कौन सी, ये रहा, ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ये सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और ये कौन सी, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, तो सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, देखो, तो इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दिया हम लोगों ने। अब बताओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड के बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सर हमें तो तीन दिख रहे हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन दिखे थे। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी बनी, तीन। तो इसका मतलब समझ में आया, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही बनेगी। और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा ना। तो अभी तो यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, तो तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी। अगर यहाँ पर छह अल्फा हाइड्रोजन होते तो छह बनती, 10 अल्फा हाइड्रोजन होते 10 बनती। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही बनेगी, और कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ जो भी एल्कीन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये किसमें देखा हम लोगों ने, एल्कीन में। ऐसे ही किसमें देख सकते हैं हम लोग, कार्ब कैटायन में, ठीक है। तो कार्ब कैटायन में यहाँ पर लेता हूँ, देखो कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो कार्ब कैटायन में मैंने क्या करा, ये सी एस थ्री, और यहाँ पर क्या ले लिया, सी एच टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, देखो पॉजिटिव, ये रहा, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर सिग्मा बॉन्ड। तो पॉजिटिव सिंगल सिग्मा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, इस बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये वाला कार्बन जो कार्ब कैटायन के बगल वाला, ये कार्ब कैटायन है ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन। तो यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ पर ये बन जाएगा एच सी एच। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए डबल बॉन्ड। और बताओ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो ये हो गया सी एच टू, और बताओ ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर एच पॉजिटिव, नो बॉन्ड रह गया ना, कोई बॉन्ड ही नहीं रहा। तो इसलिए से बोला नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसे ही किसके साथ हो सकता है, ये वाला, ऐसे ही किसके साथ हो सकता है, ये वाला। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, तीन। तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितने थे यहाँ पर, देखो तीन, एक दो तीन, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी बन जाएंगी, तीन। जैसे एल्कीन की बनी थी, ऐसी किसकी बन जाएगी, कार्ब कैटायन की। और ऐसे ही देखो, अगर कार्बन रेडिकल आपके पास है, कार्बन फ्री रेडिकल अगर आपके पास है, तो कार्बन फ्री रेडिकल आपके पास है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर सी एच एच एच, और यहां पर क्या आ गया, सी एच टू रेडिकल। जैसे कार्ब कैटायन का होता है वैसे रेडिकल का होता है, क्लियर है।
अब यहाँ रेडिकल का होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, रेडिकल मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास है, रेडिकल मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना। तो अब रेडिकल में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये आपके पास रेडिकल है। अब अगर इसके पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गिनो तो कितने हैं, देखो कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ से लेफ्ट से बनाया हुआ है और दो हाइड्रोजन के साथ, तो तीन बॉन्ड बनाया हुआ है। तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, छह। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठा हुआ है, तो इस कार्बन के पास सात इलेक्ट्रॉन है। तीन तो बॉन्ड के तीन तो बॉन्ड है, तो छह इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सात इलेक्ट्रॉन। इसकी जिंदगी में कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, एक, क्योंकि लुईस कहता है आठ इलेक्ट्रॉन है तो मजे में है ना। तो अब ये रेडिकल के बगल वाला कार्बन आपको बताया था कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। रेडिकल के बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये सिंगल और ये रेडिकल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सी एच बॉन्ड है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे, अलग। ये जो सी एच बॉन्ड है ये अपने, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए तो क्या बना, देखो यहाँ। अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए तो ये क्या बना, HCH। यहां पर क्या आ गया, CH2 रेडिकल, और यहाँ पर C रेडिकल और यहाँ H रेडिकल, क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए C और H। अब ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बॉन्ड बना दूं, तो देखो यहाँ पर मैंने बॉन्ड बना दिया दोनों के बीच में। ये देखो ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन हो गया, यहाँ पर अब कोई बॉन्ड ही नहीं रहा, तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे। C और H के बीच में कोई बॉन्ड रहा नहीं। तो ये वाला काम कहाँ से हुआ है, अभी ऊपर से भी हुआ है, फिर कहाँ से होगा, लेफ्ट से, फिर कहाँ से होगा, नीचे वाले से। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इसके पास, तीन, देखो, एक दो तीन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी, तीन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप लोगों को पता लग गया, इस इफेक्ट को हम लोगों ने बोला हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, है ना। बेकर नाथन इफेक्ट, एंचिमेरी इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं रहा है वहां पर और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो स्टेबिलिटी होगी इन तीनों की, है ना। तो इन तीनों की जो स्टेबिलिटी होगी वो एल्कीन की हो या फिर कार्बोकैटायन की हो, फिर रेडिकल को है। तो स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कब ज्यादा होंगी, जब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा होंगी। जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, इवोल्व करेगा। और कोई कंपाउंड जितनी ज्यादा एनर्जी इवोल्व करता है बच्चों, को उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। तो एक चीज याद रखना है आप लोगों को, क्या, कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कौन शो करते हैं, एल्कीन, कार्ब कैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये नोट करेंगे जल्दी। क्लियर, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्कीन की बात करते हैं, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सभी बच्चों को, सबसे पहले आप लोगों को जब भी स्टेबिलिटी का बात करें, कार्ब कैटायन की, कार्ब एनायन की या फिर एल्कीन की, किसी की भी बात करें, सबसे पहले जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो रेजोनेंस के बेसिस पर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इफेक्ट होता है वो होता है रेजोनेंस। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी किससे चेक करेगा, रेजोनेंस। वो रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं कर रहा है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, किसके अकॉर्डिंग, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद क्या चेक करोगे बच्चों आप लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, है ना। तो ये ऑर्डर होगा। सर हमें कुछ नहीं समझ में, आपने क्या बोला, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मेरे पास एल्कीन है ना, तो फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को बताना है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला ये, इसे बोल दिया ए। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोल दिया मैंने, बी। फिर मैंने यहां पर क्या लिया, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H और H, है ना। ये हो गया C। फिर है C डबल बॉन्ड C
CH3, CH3, H और H, ये क्या है बच्चों, D। फिर क्या है, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 और यहाँ CH2, ये क्या होगा, BDE। इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइलिन। आइसो ग्रुप बताया तो सेकंड कार्बन पर CH3 है ना, तो वन, यहाँ पर आप लोग देख लो सेकंड पर CH3 है ना, तो ये आइसोब्यूटाइलिन है, आप लोग देख सकते हैं आइसोब्यूटाइलिन। ये आप लोग नेम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़े, ई हो गया। नेक्स्ट अपने पास है C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3 और HE, ये हो गया F। और नेक्स्ट क्या है, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3 और CH3, EFG, सॉरी। तो आपके पास ये कुछ कंपाउंड मैंने दिए हैं और आपको किसका ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है। अब मैंने कहा था कि एल्कीन में सबसे पहले रेजोनेंस देखो, तो कहीं पर भी यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं है ना, क्योंकि रेजोनेंस आपको कॉन्जुगेशन मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर रेजोनेंस तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं इसके बगल में, तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा यहाँ पर। ये देखो बगल वाला कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3। क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर पर जाएंगे, हाइपर भी नहीं है तो इंडक्टिव पर जाएंगे। यहाँ पर बताओ कितने अल्फा कार्बन हो गए, 2। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड डेड कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 6। यहाँ पर बताओ डबल बॉन्ड का नेक्स्ट अल्फा ये रहा और अल्फा ये रहा, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये आइसोब्यूटाइलिन है। नेक्स्ट बताओ, एक अल्फा ये रहा, एक अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 9। और अगर यहाँ पर देखो अल्फा 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 और अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखता हूँ, तो आपको पता है कि जी वाले के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, जी। उसके बाद कौन हो गया है। अब अगर आप लोग सी डी और ई को देख रहे हैं, सी डी और ई, तो सी डी और ई में तीनों में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सिस वाली स्ट्रक्चर जो आप लोगों की सी वाली स्ट्रक्चर अगर आप लोग वो देख रहे हैं तो वो सिस है, दोनों सी एस सेम साइड है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सिस। और ये वाली डी वाली कौन सी है, ट्रांस, क्लियर है। तो एक हो गया सी, एक हो गया डी और एक हो गया ई। अब सभी बच्चों को पता है कि जो इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और डी के पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सिस वाला सेम साइड है, तो ये तो बड़े ग्रुप जब सेम साइड होते हैं तो इनमें रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा। सिस में तो बड़े ग्रुप सेम साइड है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, और किसी में रिपल्शन ज्यादा हुआ तो स्टेबल नहीं हो पाएगा इतना, है ना। तो सीओडी में दोनों 6 अल्फा हाइड्रोजन में फंस गए ना हम लोग, तो बताओ सीओडी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सी में सिस है और डी में कौन सा ट्रांस। तो अगर बड़े ग्रुप दूर दूर है तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम होता है। तो सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ट्रांस, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ट्रांस। तो सी और डी में से आपको पता लग गया भैया डी ज्यादा स्टेबल, सिस और ट्रांस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ई वाले में अगर हम लोग बात करें तो ई वाले में एक ही डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 CH3 लग गए, एक ही डबल बॉन्ड कार्बन पर क्या लग गए, 2 CH3। तो यहां पर भी एक पॉइंट आता है जो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो अभी याद कर लो कि अगर सी डी और ई में तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन का केस है, तो सिस और ट्रांस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन पता लग गया, ट्रांस में बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है तो रिपल्शन इतना कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन डी से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ई, जो आइसोब्यूटाइलिन होता है उसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, जी एफ। फिर कौन स्टेबल हो गया, सिक्स वाले सी डी और ई तीनों ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ई। फिर डी में ट्रांस वाला हो गया और फिर कौन सा हो गया, सिस वाला हो गया, है ना, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और फिर आप बताइए बी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, और ए के पास एक भी नहीं है, तो कौन स्टेबल हो गया, बी, और फिर कौन हो गया, ए। तो ये एल्कीन में स्टेबिलिटी है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा।
क्लियर है। और बी, सी, डी और ई में छह छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए थे। तो सिस ट्रांस में से ट्रांस जीता है और ट्रांस से ज्यादा आइसोब्यूटाइल है, ये अभी के लिए आप लोग लर्न कर ले। क्लियर, पहले नोट कर लें इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हम लोगों ने क्या लिया, देखो अब यहाँ पर। तो एक कंपाउंड मैंने ये लिया, एक कंपाउंड मैंने ये लिया, और एक कंपाउंड मैंने ये लिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब अगर आप लोग देखें पहले वाले में, तो पहले वाले में डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो गया। डबल सिंगल डबल, डबल मतलब हो गया पाई, ये पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन होता है, तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है ना। तो पहले वाले में क्या बोलते हैं हम लोग, कौन, ये दो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब इन, और दो है तो डाईइन। तो ए वालों को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईइन, कॉन्जुगेटेड डाईइन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में है ना। अगर आप लोग देख रहे हो यहां पर डबल सिंगल सिंगल डबल, तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है दूर दूर तक। डबल सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। दोनों डबल बॉन्ड तो है, दो डाइन तो है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ऐसी डाइन को बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड, आइसोलेट है ना, आइसोलेटेड डाइन। और सी वाला अगर मैं देखूं, तो सी वाले में डबल बॉन्ड लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है ना, लगातार है। तो अगर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस है ना, डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे बोलते हैं कम्युलेटेड डाइन। कम्युलेटेड डाइन। तो तीनों में ही, ए बी सी में, तीनों में ही क्या है बच्चों, तीनों में ही डबल बॉन्ड है। पर डबल बॉन्ड एक में कॉन्जुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस में आ जाएगा। एक में कैसा है, आइसोलेटेड, और एक में कम्युलेटेड। तो यहां पर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर डाई इन है, दो दो डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है वो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन ए। उसके बाद होती है आइसोलेटेड, और उसके बाद होती है कम्युलेटेड। अगर डबल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, तो वो जो एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, वो सबसे कम स्टेबल होती है। अगर लगातार क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं कम्युलेटेड डाइन। तो स्टेबिलिटी इसमें तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया एल्कीन में, किसमें हो गया, एल्कीन में। तीसरा स्टेबिलिटी ऑर्डर में देख रहा हूँ कार्ब कैटायन में। तो कार्ब कैटायन की बात करूं, तो कार्ब कैटायन में क्या हो गया, CH3, CH पॉजिटिव और CH, एक तो मैंने ये लिया। एक क्या लिया, CH3, CH पॉजिटिव, CH2, CH3। ये हो गया ए, और ये हो गया बी। और मुझे इसमें निकालना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अब बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालता हूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं आई इफेक्ट से निकालता हूं, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से निकालता हूं, तो देखो जो CH3 होता है उस ग्रुप का नेचर होता है देने वाला, तो ये यहां से देगा और ये यहां से देगा। दो आर ग्रुप है, दोनों दे रहे हैं। और मैंने कहा था कार्ब कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, याद करो। इंडक्टिव इफेक्ट देखना, कार्ब कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब आप कमी है मतलब वो भिखारी है, तो मैंने कहा था भिखारी का भी स्टेबल होगा जब आप लोग देने वाले लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ से दे रहा है। यहां पर भी अगर आप लोग दे रहे हो, तो यहाँ पर कितनी तरफ से दे रहा है, दोनों तरफ से, लेकिन ये बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा देगा। इधर से भी दे रहा है और इधर से बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा देगा। बड़ा ग्रुप ज्यादा देगा तो क्या होगा, और ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कार्ब कैटायन है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप लगेंगे, उतना मजा आ जाएगा। मैं भिखारी हूं, तो अगर मुझे जितना ज्यादा कोई देगा, तो उतना स्टेबल होगा ना। तो ए और बी में से बताओ कौन ज्यादा दे रहा है, बी वाला। बी वाला यहाँ पर बड़े ग्रुप से दे रहा है, बड़े ग्रुप से दे रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो अगर मैं आई फैक्ट के बेसिस पर देखूं, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आई फैक्ट के बेसिस पर अगर देखूं, तो ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चों, बी वाला। क्योंकि बी में बड़े ग्रुप से दे रहा है, अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, देने का, है ना। तो इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर बी इज मोर स्टेबल देन ए। लेकिन मैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से देखता हूं, तो कार्ब कैटायन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। कार्ब कैटायन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, अल्फा। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था कार्ब कैटायन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो स्टेबल होगा। तो ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा, और किससे, बी से। तो मैंने कहा था कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, एच इफेक्ट या आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर एच, और फिर आई। तो ऑर्डर कौन सा करेक्ट है, नीचे वाला।
तो जो बच्चे इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर इसका आंसर देकर आएंगे उनका गलत हो जाएगा, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन से देगा उनका सही होगा, क्योंकि इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप बताओ मुझे, जो कार्ब कैटायन होता है वो गरीब होता है ना बेचारा, इसके पास देखो कार्ब कैटायन क्या होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, फोर होते हैं आउटर मोशन में, प्लस मतलब कितने रह गए, तीन। और बेचारा कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम तीन, तीन बना सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन कमी है ना, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, तो ये क्या है बेटा, गरीब। तो गरीब कब स्टेबल होंगे, जब देने वाले लगेंगे, कब स्टेबल होंगे, जब देने वाले लगेंगे। इसी तरीके से हम लोग रेडिकल का कर सकते हैं, तो रेडिकल में भी ऐसी स्टेबिलिटी आप लोगों को देनी है, जो स्टेबिलिटी कार्ब कैटायन की होती है, क्योंकि कार्ब कैटायन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो ये कार्ब कैटायन है, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, प्लस मतलब कितने रह गए, तीन, तो तीन ही तो बॉन्ड बना सकता है। तो तीन बॉन्ड बना रहे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, छह, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। ऐसे रेडिकल की बात करूं तो रेडिकल में क्या होगा, एक तो रेडिकल ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा होता है, अब चार होते हैं, एक तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और कितने बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड बना लिए मतलब छह हो गए, और एक ये रेडिकल, कितने इलेक्ट्रॉन है, सात। इसकी जिंदगी में भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसा कार्ब कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैसे ही कार्बन रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कब स्टेबल होते हैं, जब देने वाले ग्रुप लगते हैं। तो जब देने वाले ग्रुप लगेंगे तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरे पास एक क्या है बेटा, CH पॉजिटिव, एक मेरे पास क्या है, CH3 पॉजिटिव, एक मेरे पास क्या है, CS3 अच्छा पॉजिटिव भी हटाकर मैं रेडिकल कर देता हूँ, रेडिकल भी तो गरीब होता है ना। या मैंने क्या कर दिया, रेडिकल, ये क्या कर दिया, रेडिकल, ये क्या कर दिया, रेडिकल, रेडिकल कर देता हूँ, है ना। तो आप बताना कौन ज्यादा स्टेबल होगा, H। और जो कार्ब कैटायन का ऑर्डर होता है वही रेडिकल का होता है ना, क्योंकि दोनों ही गरीब है। ये रेडिकल कर दिया, मतलब रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कब स्टेबल होगा, जब देने वाले लगेंगे, खींचने वाले लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, देने वाले, जब गरीब होगा तो देने वाले ज्यादा स्टेबल करेंगे। तो रेडिकल के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। देखो इस रेडिकल के बगल में तो कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, जीरो। इसके बाद बताओ बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तीन। इसके बाद बताओ ये रेडिकल के बगल वाले दो अल्फा कार्बन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सिक्स। ये बताओ कितने अल्फा कार्बन है, तीन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो रेडिकल, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है एल्कीन में, किस में लगता है, कार्ब कैटायन में, किस में क्या लगता है, रेडिकल में। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये नोट कर लें सभी बच्चे। तो अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेटेड आइन अलग अलग है बिल्कुल, तो आइसोलेटेड, और लगातार है एक साथ है तो कम्युलेटेड, है ना। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड स्टेबल होती है, उसके बाद आइसोलेटेड, उसके बाद कम्युलेटेड। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताना है आप लोगों को। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने देखो क्या क्या बनाया, यहाँ पर मैंने बनाया रेडिकल। क्लियर। क्लियर, तो ये मैंने कुछ कंपाउंड बनाए। तो ये हो गया A, B, C, D, E, और क्या हो गया, F। तो इनमें से आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल है। क्लियर है, देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं पहला वाला देखूं तो पहले वाले में बताओ, अगर मैं यहाँ पर देखूं ये वाला रेडिकल है, तो पहले वाले में क्या कोई रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस तो है नहीं, क्योंकि रेडिकल सिंगल पाई बॉन्ड होता है, रेजोनेंस में तो है ही नहीं पाई बॉन्ड, तो रेडिकल नहीं है। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है सर, ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन आप लोग देख सकते हैं ना। तो इसके पास अल्फा कार्बन है। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा, रेडिकल के बगल वाला, ये वाला कौन सा है, अल्फा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, दो ही तो बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने। तो दो बॉन्ड बनाए मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास, दो। इसने भी दो बॉन्ड बना रखे, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, दो। तो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, चार। तो ए के पास है बच्चों चार अल्फा हाइड्रोजन।
सेकंड वाला अगर मैं देखूं, सेकंड वाला देखो, रेडिकल सिंगल और डबल, रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल तो कॉन्जुगेशन हो गया, तो हाइपर देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं राइट साइड देखूं, राइट साइड रेडिकल सिंगल डबल, राइट साइड देखूं तो राइट साइड तो हो रहा है रेजोनेंस, क्लियर है, प्लस। और लेफ्ट साइड देखूं तो लेफ्ट साइड ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, टू अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा। तो राइट में तो कॉन्जुगेशन ही आ गया सीधा डायरेक्ट, तो रेजोनेंस ही आ गया ना। और लेफ्ट में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, टू अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन, रेडिकल के बगल वाला अल्फा कार्बन, और देखो इसने तीन बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन ही रहा, तो ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। ये कंसिडर नहीं करना है, जब रेजोनेंस हो गया तो फिर हाइपर देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रेजोनेंस और हाइपर में से किसको प्रायोरिटी दूंगा, रेजोनेंस को। तो इधर वाली डायरेक्शन में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो हाइपर देखने की जरूरत नहीं है ना। तो एक रेजोनेंस और दो अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसको देखता हूं। तो इसको अगर मैं देखूं तो रेडिकल सिंगल डबल क्या हो गया, रेजोनेंस, तो एक तो हो गया रेजोनेंस, बहुत बढ़िया। तो राइट से हो गया रेजोनेंस, अल्फा कार्बन कौन से, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो हाइड्रोजन तो यहां पर है और तीन हाइड्रोजन ऊपर है, कितने हाइड्रोजन हो गए, फाइव अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले में देखें तो केवल रेडिकल है, कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो यहां पर कितने हो गए, अल्फा अल्फा अल्फा। तो इधर वाले अल्फा पर, इधर वाले अल्फा पर दो हाइड्रोजन, इधर वाले अल्फा पर दो हाइड्रोजन, ऊपर वाले अल्फा कार्बन पर तीन हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, सेवन अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, ये रेडिकल है, तो रेडिकल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, यहां तो दो दो कॉन्जुगेशन है, तो यहां पर कितने रेजोनेंस हो गए, दो, क्लियर है। तो यहां पर हो गए दो, तो हो गए रेजोनेंस, प्लस यहां पर अगर मैं देखूं तो ये बगल वाला कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो, तो दो रेजोनेंस और दो अल्फा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, दो रेजोनेंस दो अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले में देखता हूं, तो नेक्स्ट वाले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस कार्बन पर क्या आ रहा है बच्चों, रेडिकल, क्या आ रहा है, तो अब बच्चों को लग रहा है रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल सर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सर कॉन्जुगेशन। तो ऐसा लग रहा है सर कितने सारे कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, इसमें तो मजा ही आ जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। सही बच्चे ध्यान दें, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान दें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्लियर है। तो अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास कौन सी रिंग दी हुई हो बेटा, बेंजीन रिंग, सही बच्चे सुनना, बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज दिया हो, या तो पॉजिटिव, या फिर आपके पास बेंजीन रिंग दी हुई हो और बेंजीन रिंग पर क्या दिया हुआ, रेडिकल, तो ऐसा लग रहा है पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में जाएगा, ऐसा लग रहा है रेडिकल सिंगल डबल सर रेजोनेंस में जाएगा। पर मैं आपको बता दूं ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, सुनना ध्यान से। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज किस पर है बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पर है बेंजीन में, तो यहां पर वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता है, वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता है। अगर आपका रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर है तो वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता है, तो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। मैंने क्या कहा है, अगर आपका डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल आ रहा है बेंजीन में, तो बेंजीन में ही आ रहा है ना पॉजिटिव चार्ज और ये रेडिकल, तो इतना सा याद रख लो कि बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पर रेडिकल, रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, रेजोनेंस में नहीं जाते हैं। तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल, क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। क्यों, एक तो रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, और ये देखो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, sp2, और sp2 जो कार्बन होता है वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज बेचारा भिखारी, और खींचने वाले और लग गए, रेजोनेंस में तो जा ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पर रेडिकल, ध्यान रखना रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, तो रेजोनेंस में तो जा ही नहीं रहा, ऊपर से sp2 से खींच हो रहे हैं, तो भिखारी से खींच लिया तो वो अनस्टेबल होगा ना। तो ये जो एफ वाला है ये काफी ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, बेंजीन पर जो रेडिकल होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो एफ का तो सबसे कम हो गया, बेंजीन पर रेडिकल, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, देखो ये वाला, दो दो रेजो है, जितने ज्यादा रेजो उतना ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि जब सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे। तो रेजोनेंस देखो किस किस में है, रेजोनेंस है एक तो बी में, एक सी में और एक ई में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा, तो इसमें भी कौन, ई। उसके बाद बी और सी देखो, बी और सी में दोनों में एक एक रेजो है, तो अल्फा हाइड्रोजन पर चले जाएंगे, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन जाता है, सी के पास, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जाता होगा तो सी। फिर कौन हो जाएगा, बी। अब बचा कौन कौन, एक बचा आप लोगों के पास क्या, ए, और एक आपके पास बचा डी।
तो ए और डी में से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, डी के पास, तो डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा? ए। और सबसे कम स्टेबल तो कौन है? एफ। बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज या बेंजीन पर रेडिकल स्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो सही बच्चे नोट कर रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन शो करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा एक एल्कीन, एक कार्ब कैटायन और एक रेडिकल। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करें, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बच्चे समझाने के बाद भी गलत कर कर आएंगे, क्योंकि वो आई इफेक्ट देख लेते हैं, सर यहाँ पर आई इफेक्ट देखो, दो दो की वजह से बहुत ज्यादा देने वाले हैं। जबकि आंसर किससे जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। आंसर किससे जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, मैंने अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था। तो रेजोनेंस में मैंने बेंजीन बताया, तो मैंने कहा था बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। मैंने एक बताया था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है ई पॉजिटिव। एक बताया था न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एनयू नेगेटिव। अब ई पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो खुद गरीब है ना। तो गरीब को देखो, हमको हमेशा अपोजिट चीजें पसंद आती हैं अपने से। हम जो है वो नहीं पसंद आएगा, जो अपोजिट होगा वो पसंद आएगा। जैसे अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे नेगेटिव पसंद आएगा, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझे क्या पसंद आएगा? पॉजिटिव पसंद आएगा। क्लियर है? तो ई पॉजिटिव को, इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है? नेगेटिव। और न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब जो बेंजीन होता है, बेंजीन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तीन तीन पाई बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ई पॉजिटिव जल्दी जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो आप सुनना सही बच्चे, जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको याद हो, बेंजीन रिंग पर जब देने वाले ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओ एच ओ आर एन एस टू देने वाले हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो बताओ, जब ई पॉजिटिव आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव, पैरा पर, है ना। लेकिन अगर इस पर कौन से ग्रुप लग जाए? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे NO2 है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है ऑर्थो पैरा पर? पॉजिटिव चार्ज। तो अब ई पॉजिटिव जो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, वो क्या ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा? नहीं। इससे अच्छा तो उनको कहां पर अटैक करेंगे? मेटा पर। तो बेंजीन रिंग पर जब देने वाले ग्रुप लगते हैं, बेंजीन रिंग पर जब देने वाले ग्रुप लगते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जब बेंजीन रिंग पर खींचने वाले ग्रुप लगते हैं, खींचने वाले ग्रुप लगते हैं, तो जो ई पॉजिटिव है वो किस पोजीशन पर आएगा? मेटा पोजीशन पर। अभी अगर आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आगे की बातें बता रहा हूँ। पर थोड़ा थोड़ा बेस अभी से बनने लगेगा तो आगे चीजें क्या हो जाएंगी? बहुत ही आसान। तो मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अपना इफेक्ट तो खत्म हो गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, लेकिन इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं कराने जा रहा हूँ, जो दो तीन बार मैं कराऊंगा, ताकि कहीं तो आप लोगों को याद होगा ही होगा, है ना। तो आपको बताना है, फाइंड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देते हैं। कौन देते हैं? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। अब एक चीज पहले सीख लो यहाँ पर। चलो ये मैं बना देता हूँ, तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है क्या? तो बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा जब बेंजीन पर देने वाले ग्रुप लगे? बेंजीन पर जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप लगेंगे, नेगेटिव चार्ज बेंजीन पर उतना ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही जल्दी आएगा, ई पॉजिटिव, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया? CH3। फिर मैंने क्या लगाया यहाँ पर? CH2 CH3। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। करवाने के बाद भी मैं आप लोगों को बता दूं, 100 में से 5 लोग इसको, अगर ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ जाता है ना आपके एग्जाम में, तो 100 में से केवल 5 लोग ही कर कर आएंगे इसको, बताने के बाद भी। तो ट्राई करें आप उन 5 लोगों में से हो जो अच्छे से समझ रहे हो इसको। अच्छे से इसको समझना और अच्छे से इसको क्वेश्चन को याद कर लेना। देखते ही क्वेश्चन याद आना चाहिए, ये सर ने करवाया था। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने बोल दिया है 5 लोग, और आप खुद चेक कर लेना जब ये क्वेश्चन आएगा तो भूल जाएंगे जो अब मैंने बताया था। तो ट्राई करें इसको एक दो बार, इस वीडियो में इसको एक दो बार देखें, ताकि चीजें क्या हो जाएंगी? याद है ना, ABCD। अब मैंने क्या कहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा? जब देने वाले ग्रुप लगेंगे। कौन से ग्रुप लगेंगे? देने वाले, है ना। तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पर अगर कौन से ग्रुप लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग पर कौन से ग्रुप लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जल्दी जाना चाहेगा? ई पॉजिटिव। इनके पास जल्दी जाना चाहेगा ना, तो कौन ESR जल्दी देगा? ये वाला। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा जब बेंजीन रिंग पर कौन से ग्रुप लगे? डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप लगे? डोनेटिंग।
अब देखो इसको मैं समझाता हूं यहां पर। तो अगर इसको मैं समझाता हूं तो यहां पर देखो, जो आर ग्रुप होता है, सही बच्चों को पता है, देने वाला होता है। जो आर ग्रुप होता है वो कैसा होता है, देने वाला, है ना। जो आर ग्रुप होता है बच्चों, वो कैसा होता है, देने वाला। अब कई बच्चे तो सोचेंगे यहाँ पर तो देखो CH3 से दे रहा है, यहाँ पर बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा देगा, यहाँ पर और बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा देगा, यहाँ पर और बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा देगा। तो बच्चों को लगता है कि ABCD में से कौन सा बेंजीन इनको ज्यादा दे रहा है, डी वाला, क्योंकि बड़ा एल्काइल ग्रुप है, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा देगा। तो अगर मैं रेट पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, रेट ESR की, तो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा रेट किसकी है, सबसे कम ए, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी, उससे ज्यादा डी। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि बेंजीन को जितना ज्यादा देने वाला ग्रुप लगेगा, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आएगा, ई पॉजिटिव उतनी जल्दी अटैक करेगा। तो बच्चों को लगता है कि सर डी है ना, उसका ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी होगा, ज्यादा होगा, है ना, जल्दी होगा डी वाले का। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं ये गलत है। मैं बता रहा हूं वापस से, 100 में से 95 बच्चे यही ऑर्डर कर कर आएंगे, और ये गलत ऑर्डर है। आई इफेक्ट से पहले क्या देखते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने अभी अभी बताया है। आई इफेक्ट से पहले क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये मैंने अभी अभी समझाया आप लोगों को, देखो यहाँ पर मैं दोबारा समझाता हूँ। और मैंने बार बार बता चुका हूँ, बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है, कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH और H। अब मुझे बताओ बच्चों, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल है सर। डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है सर, अल्फा कार्बन। बिल्कुल है, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर सिग्मा, सिंगल और पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा था ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, सिग्मा बॉन्ड के, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाले कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और इस बॉन्ड के आगे आगे चले गए तो ये आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया कि नहीं हो गया। और इसने दिया दिया तो रिंग पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव सिंगल डबल, अब आगे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये यहाँ देगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में अगर आप लोग देख रहे हो, इस केस में ये अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पर बताओ, अगर मैं पहले वाले पर देखता हूं तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन। दूसरे वाले के पास अल्फा कार्बन है, ये अल्फा के नेक्स्ट वाला तो बीटा कार्बन हो गया ना, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो ये अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो कितने ये अल्फा कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। तो ABCD में से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ए के पास। तो ए के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो रिंग में ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा देगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अगर ए में ज्यादा आएगी तो ई पॉजिटिव जल्दी अटैक करेगा। तो यहां पर अगर मैं H इफेक्ट के बेसिस पर देखता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर देखता हूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर कौन ज्यादा दे रहा है, ए, उससे कम बी, उससे कम सी, और उससे कम, क्योंकि तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है ए के पास, तो वो ज्यादा देगा। ज्यादा देगा तो ई पॉजिटिव जल्दी आएगा ना। तो ये ऑर्डर क्या है बच्चों, राइट है। तो जो बच्चा आई इफेक्ट के बेसिस पर देखकर आएगा तो वो करेगा सबसे ज्यादा डी का, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन से करेगा वो करेगा सबसे ज्यादा ए का। और राइट ऑर्डर क्या है, ए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये जो ऑर्डर आया है वो किस इफेक्ट के बेसिस पर आया, बेकर नाथन इफेक्ट के बेसिस पर। क्लियर है, ये आपको पता लग गया कैसे आया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला आगे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। तो अच्छे से देख लो वापस से, बेंजीन रिंग पर एक CH3 लगा हुआ है, एक CH2 CH3, CS CH3 CH3 और C पर CH3 CH3 CH3। तो अगर पूछा जाए कि किसकी एसआर ज्यादा है, किसकी एसआर ज्यादा होगी, जो ज्यादा देगा। तो लग रहा है ज्यादा कौन दे रहा है, डी में ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन ना ना, डी में ज्यादा नहीं दे रहे हैं, वो आई के बेसिस पर है, एच के बेसिस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर कौन ज्यादा दे रहा है, ए वाला, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, क्लियर है, तो वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। क्लियर है। एक होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बच्चों, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सर ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा इफेक्ट होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। नाम से पता लग गया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जो रिंग से खींच रहे होंगे, है ना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेंजीन रिंग पर जब आपने CH3 लगाया था, बेंजीन रिंग पर जब CH3 लगाया था तो बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आया, देखो नेगेटिव चार्ज आया। मतलब CH3 ने रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए हैं। लेकिन अगर मैं बेंजीन रिंग पर CF3 लगा देता हूं बच्चों, क्या लगा देता हूं, CF3, तो यहां पर देखना अब क्या होगा। अगर मैं बेंजीन रिंग पर क्या लगा दूं,
ये बेंजीन रिंग है, इस पर क्या लगा दूं, CF3, सी एफ एफ और एफ। तो ये जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो यहां पर देखो सिग्मा, सिंगल और पाई, यही है सिग्मा, सिंगल और पाई। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन अब फ्लोरीन का नेचर होता है खींचने का, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब देगा नहीं है, हाइड्रोजन तो दे रहा था, ये खींचेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे यहां पर। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कितने हो जाएंगे, 5, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, फ्लोरीन। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो जस्ट उल्टा हो गया, CH3 में दे रहा था, ये खींच रहा है, ये खींच के ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। अब ऊपर चला गया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया रिंग पर, पॉजिटिव चार्ज। और अब यहां पर कौन है, एफ एफ, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गए आगे, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, एफ नेगेटिव। तो यहां पर उल्टा हो गया ना। अब देखो पहले CH3 तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन CF3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसलिए इसे हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा हो गया ना। तो इसलिए क्या बोल दिया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल दिया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3, तो अगर बेंजीन पर कौन सा लगा हुआ है, CH3, तो ये क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। शो हाइपर कॉन्जुगेशन कब, जब बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है बच्चों, CF3 लगा हुआ है या फिर CCl3 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये क्या शो करेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या शो करेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो जो देने वाले हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो खींचने वाले हैं CF3 और CCl3, ये कौन सा शो करेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत वाली बात। अब सोचो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो पर आएगा, फिर ये घूम कर किस पर आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा, फिर कहां चला जाएगा, ऑर्थो पर। तो अगर ई पॉजिटिव आएगा तो ई पॉजिटिव कहां पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा, मेटा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो CF3 और CCl3 ई पॉजिटिव को मेटा पर भेजते हैं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। और ऊपर वाले ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, डायरेक्टिंग। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप लोगों को अभी क्वेश्चन मैंने बताया है, ये अभी नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ऊपर वाला है जो आपको आना चाहिए ना, ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर आएगा। लेकिन एक बार टूटा फूटा भी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आ गया, तो आगे हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। क्लियर। तो ये कौन सा इफेक्ट था बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कौन कौन शो करता है, या एंचीमेरिक इफेक्ट, या बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। कौन कौन शो करता है, एल्कीन, कार्बोकैटायन और रेडिकल। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अपना लास्ट इफेक्ट है चौथा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये अपना लास्ट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ई इफेक्ट, ई इफेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले तीन होते हैं परमानेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी। कैसा होता है बेटा, टेम्परेरी। तो यहां पर लिख सकते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी, टेम्परेरी इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट होता है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स है ना। ऑपरेट इन कंपाउंड, ऑपरेट इन कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। जिन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड होता है, उनमें ऑपरेट होता है। ऑपरेट इन कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, है ना। अभी दो तरह का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस ई। बहुत आसान है। और ये तो एक्चुअली में रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा चलने वाला है ना। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस ई इफेक्ट, है ना। तो प्लस इफेक्ट क्या कहता है, सुनना ध्यान से सभी बच्चे, पहले समझा देता हूँ फिर यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। मतलब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो तो ये रहे, और दो हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड। चार बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8। क्या अपनी जिंदगी में खुश है, बिल्कुल खुश है। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो तो इधर और दो हाइड्रोजन से, कितने बॉन्ड बना रहा है, चार। चार मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो ये भी खुश है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपनी जिंदगी में खुश था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी।
लेकिन देखो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है? बिल्कुल है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन है तो कौन इनके पास आना चाहेंगे? कौन इनके पास आना चाहेंगे? ई पॉजिटिव। भाई इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल है। पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन आना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन है तो कौन आना चाहेंगे? जो पॉजिटिव होंगे, तो इनके पास आना चाहेगा ई पॉजिटिव। कौन आना चाहेगा? ई पॉजिटिव बाहर से। कौन आना चाहेगा? ई पॉजिटिव, है ना। अब ई पॉजिटिव क्या करेगा? अब ये बेचारा क्या है, गरीब, और ये बताओ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास है, तो ये अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन ई पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है? बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये दूर से बैठा हुआ देख रहा है किसको? एल्कीन को, कि एल्कीन अपनी जिंदगी में खुश है और ई पॉजिटिव बेचारा अपनी जिंदगी से परेशान है क्योंकि ये गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको नफरत होगी इनसे? बिल्कुल होगी। तो ये क्या करेगा कि अब इसको देख रहा है और इसके ऊपर अटैक कर देगा। इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बाहर से ही रिएजेंट आएगा, इसे बोलते हैं रिएजेंट, जो बाहर से आ रहा है ना, बाहर से। कंपाउंड के अंदर कुछ नहीं था, कंपाउंड अपने में स्टेबल था, लेकिन बाहर वालों को परेशानी है। ये क्या है बेटा? रिएजेंट। ये क्या है? रिएजेंट। इसको क्या पसंद है? पॉजिटिव को ऑब्वियस ही बात है, क्या पसंद होगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पसंद होगा तो ये क्या करेगा? इन दोनों में फूट डलवा देगा, है ना, लड़ाई करवा देगा। और लड़ाई कैसे करवाएगा? ये वाला बॉन्ड तोड़वा देगा, ब्रेक करवा देगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और एक देगा। तो मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये। तो ये ले गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले गया, राइट वाला, तो इस पर राइट वाला ले गया तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो ये ई पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव पर। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड रह गया। और यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव और ई पर पॉजिटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ आकर अटैक कर गया। तो किसका एडिशन हुआ? आकर ऐड हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो गया। जब इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो जाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐड हो रहा है। अब तो जब बाहर से आया तो जहां पर ई पॉजिटिव अटैक, जहां पर रिएजेंट ने अटैक किया, इस वाले कार्बन पर अटैक किया, वहीं पर ही क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो जहां पर आपका रिएजेंट अटैक कर रहा है अगर वहीं पर ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आकर लग रहा है तो उसे बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्लस ई इफेक्ट। अब देखो जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये कार्बन की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन, दो हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन। बेचारा गरीब हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ ये इफेक्ट कहां पर आया? कंपाउंड के अंदर, खुद के अंदर नहीं था, बाहर से कोई आया उसकी वजह से आया। अगर ये ई पॉजिटिव चला जाए वापस से, अगर ये ई पॉजिटिव क्या हो बच्चों, चला जाए वापस से, तो इफेक्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इफेक्ट इसलिए होता है टेम्परेरी, कि बाहर से कोई आ रहा है वो इफेक्ट ला रहा है। अंदर कंपाउंड के अंदर कुछ नहीं था, CH2 डबल में CH2 इसके अंदर कुछ नहीं था, बाहर से कोई आया, बाहर से कोई इफेक्ट लेकर आया, इसलिए इसको बोला टेम्परेरी। अगर ये चला जाएगा तो इफेक्ट हट जाएगा। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है बच्चों? प्लस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई रिएजेंट है, अगर आपके पास कोई क्या है, रिएजेंट है, तो रिएजेंट जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है, रिएजेंट जहां पर अटैक कर रहा है, यहां पर अटैक किया, और पाई इलेक्ट्रॉन भी अगर उसी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ये टूटा, ये टूटा, और ये मान लो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो ये ले गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन वहीं शिफ्ट हो रहे हैं जहां पर रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो इसे कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्लस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? प्लस इफेक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ द पाई इलेक्ट्रॉन, इफ द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, if the pi electron pair of multiple bond is transferred, is transferred to the atom, is transferred to the atom to which attacking reagent get attached, to which attacking reagent get attached, is called plus effect, is called plus effect। क्लियर है बच्चों? तो जहां पर आप लोगों का रिएजेंट अटैक कर रहा है, अगर वहीं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लस इफेक्ट।
और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, इसके एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस ई। एल्कीन एंड एल्काइन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस सी, है ना। और जहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया उसके बगल वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे बोला प्लस ई इफेक्ट। तो एल्कीन और एल्काइन, आप खुद देखो यहाँ पर भी एल्कीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और एल्काइन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ई पॉजिटिव भागकर आकर अटैक करना चाहेगा, तो भिखारी हो, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। तो इसलिए एल्कीन और एल्काइन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आकर जल्दी से अटैक कर जाता है इसके ऊपर, है ना। इसी तरह कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट क्या कहता है, सुनना ध्यान से अभी सभी बच्चे। आपके पास मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में सीओ ग्रुप होता है ना, मैंने आपको बता भी चुका हूं, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप, है ना। तो आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये रहा, ये सीओ ग्रुप है। सीओ ग्रुप दोनों में होता है, आपको सभी बच्चों को पता है, जो एल्डिहाइड होता है आर सी एच ओ, तो सीओ ग्रुप है। और कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड आर, तो ये होता है एल्डिहाइड। और ये क्या होता है बेटा, कीटोन। और अगर दोनों में ही देख रहे हो तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन हो, इन दोनों में क्या सीओ ग्रुप है, इस सीओ ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं सीओ ग्रुप को, कार्बोनिल। तो अगर पूछे कार्बोनिल ग्रुप मतलब वो किसमें मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में सीओ ग्रुप, है ना। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर मैं किसको लेकर आया, एनयू माइनस को, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर मैं किसी में सीओ ग्रुप है तो बेचारा ये जो बीच वाला जो कार्बन है ये परेशान है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बेचारा गरीब हो गया ना। ऑक्सीजन तो खींच रहा है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बेचारा कार्बन क्या है, दुखी। तो बाहर ये न्यूक्लियोफाइल जो है एनयू नेगेटिव, जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, ये सारा तमाशा देख रहा है कि सीओ में जो बेचारा कार्बन है वो उस ऑक्सीजन से दुखी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, वो खींच रहा है। तो उस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इससे इसका दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी से आएगा और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्योंकि बेचारे के ऊपर दुखी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, अगर आप लोग देख रहे हो, इस कार्बन के 5 बॉन्ड है, दो और दो ये वाले, है ना, 5 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है और एनयू नेगेटिव आ गया तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे बच्चा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन लेकर गया, यहाँ पर क्या हुआ देखो, सी, यहाँ पर कौन आ गया बच्चों, एनयू नेगेटिव। यहाँ पर एनयू आ गया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो आप लोग देख रहे हो जहां पर रिएजेंट ने अटैक किया, रिएजेंट ने कार्बन पर अटैक किया, कार्बन पर, और पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर गए, ऑक्सीजन के पास। तो रिएजेंट जहां पर अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके दूसरे वाले पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दूसरे वाले एटम पर। ऊपर देखो, जहां पर रिएजेंट अटैक कर रहा था उसी पर पाई आ रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर रिएजेंट अटैक कर रहा है, अगर उसी पर, उसी एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्लस इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर कार्बन पर अटैक कर रहा है और ऑक्सीजन के पास पाई जा रहे हैं, दूसरे वाले एटम के पास, तो इसे क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ pi electron pair, if pi electron pair of multiple bond, if pi electron pair of multiple bond is transferred, multiple bond is transferred from the atom, transferred from the atom, from the atom, which get linked to the, which get linked to the attacking reagent, which get linked to the attacking reagent। तो जहां पर अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अगर उससे ट्रांसफर्ड हो गया है पाई इलेक्ट्रॉन का, उसके बगल वाले एटम पर चला गया, तो इसे क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल कौन होते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका एग्जांपल क्या होंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एक चीज यहां पर बताइए, बताओ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप लोगों को एक चीज पता लग गई, जो एल्कीन और अल्काइन है उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास भिखारी आएंगे ना, ई पॉजिटिव आकर ऐड होगा, तो इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होगा। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है बेटा, कार्बन परेशान था, उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो एनयू नेगेटिव आकर ऐड होगा पहले। तो इसलिए कौन सी बात दी, एनयू में नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्लस ई इफेक्ट कौन शो करेगा, एल्किन एल्काइन, और माइनस ई इफेक्ट कौन शो करेगा बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये आप लोग लिख सकते हैं,
तो इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पर इफेक्ट खत्म होता है। तो चार इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे से खुलकर आएगा ये इफेक्ट। अभी आप लोगों को तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। चलिए, तो मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं जिसको हम लोगों को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो एक हम लोग टॉपिक यहां पर पढ़ रहे हैं बेटा, ये इफेक्ट तो कंप्लीट हो गए। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मैं लिखूंगा HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सही बच्चे सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अच्छे सुनना, जो समझना है यहाँ पर, है ना। आपके पास मान लीजिए एल्कीन है। एल्कीन क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, है ना। ये एल्कीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है उसमें से सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में से सिग्मा तो मजबूत होता है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। कोई भी आके इसको तोड़ देता है पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड को कोई भी आकर तोड़ देगा। जैसे ऊपर देखो ना, ऊपर एल्कीन और एल्काइन में टूटे थे ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव आके तोड़ा था। यस और नो? तो रिएक्टिव कंपाउंड रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा रिएक्टिव। रिएक्टिव किसकी वजह से बना है? इस पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होते है ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके पास एल्कीन है और एल्कीन का मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूँ। क्या कराता हूँ बेटा? हाइड्रोजनेशन। H2 लेकर आता हूँ। क्या लेकर आता हूँ? H2। और हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में कराता है? निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, है ना। आगे चलकर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास एल्कीन है तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया? सी, सिंगल बॉन्ड सी, और एक बॉन्ड टूट गया तो यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो दोनों कार्बन पर क्या आ जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन। तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में। तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एल्कीन में। तो यहां पर अब देखो, यहां पर एल्कीन और एल्कीन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एल्कीन में। एल्कीन में अब सिग्मा बॉन्ड बचा हो ना, अब पाई बॉन्ड रहा ही नहीं। पाई बॉन्ड रहा नहीं तो रिएक्टिव होगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा। तो स्टेबल हो गया ये। तो कोई भी चीज केमिस्ट्री में जब स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो एनर्जी निकालती है कि नहीं निकालती? बिल्कुल निकालती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, एल्कीन पर हाइड्रोजन ऐड होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एनर्जी निकलती है हमेशा, एनर्जी हमेशा निकलती है। तो एनर्जी हमेशा निकलती है तो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। तो जब मैं एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करवाऊंगा, बॉन्ड तोड़कर एच एच लगाऊंगा, तो आप लोग इसका मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी निकली है ना, उसे बोलेंगे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब मुझे बताओ, एक एल्कीन है ज्यादा स्टेबल और एक एल्कीन है कम स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो वो तो हाइड्रोजन जब ऐड करेगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो जो एल्कीन स्टेबल नहीं है ज्यादा, तो वो जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो मजा आ जाएगा ना, उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। जो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड टूटकर भी एच लगेगा तो कोई ज्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी। लेकिन जो कम स्टेबल है ना, तो कम स्टेबल किसकी तरफ जा रही है? ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। तो एनर्जी क्या निकलेगी बच्चों? वहां पर ज्यादा निकलेगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एल्कीन अगर आप लोगों को दिया जाए, पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन जितना कम स्टेबल होगी, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा निकलेगा, है ना। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे मेरे मेरे पास मान लो 1 करोड़ रुपए पहले से ही। अब कुछ रुपए आ भी गए तो पहले से मैं स्टेबल हूं ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। पर सोचो मेरे पास 1000 रुपए हैं, और फिर अगर आप लोग मुझे स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो वहां पर मैं ज्यादा स्टेबल होऊंगा ना। तो जो पहले से स्टेबल है उसको स्टेबल करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कम स्टेबल है उसको स्टेबल करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक मेरे पास क्या है बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक मेरे पास क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब अगर मैं एल्कीन की बात करूं, तो ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, और ये भी क्या है बच्चों? एल्कीन है।
तो इसको मैंने दे दिया नाम ए, बी और सी। अभी भी बताया ए वाले के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, बी वाले के पास बताओ डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये भी अल्फा और ये भी डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ अगर मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी देखूं, तो मैंने कहा था जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी देखता हूं, अगर मैं क्या देखता हूँ स्टेबिलिटी, तो ए से ज्यादा कौन स्टेबल एल्कीन है, बी, बी से ज्यादा कौन स्टेबल एल्कीन है, सी। लेकिन अगर मैं इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखूं, तो जो कम स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे पहले जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे एल्कीन में, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने बताया था, रेजोनेंस या जो भी है ना। तो पहले तो स्टेबिलिटी लिख लें, और स्टेबिलिटी का मैं क्या कर दूंगा, उल्टा। तो उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ, जो कम स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बॉन्ड टूटेगा एक, और क्या लगेगा, एच एच। ये बॉन्ड टूटेगा, क्या लगेगा, एच एच। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और क्या लगेगा, एच एच, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो जब भी स्टेबिलिटी पूछे, अगर एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है सभी में, तो आप लोग पहले क्या निकाल लो, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी निकालकर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ आप लोगों से, क्लियर है, आप लोग बताना। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, ये मैंने क्वेश्चन दिया एक यहाँ पर इस तरीके से, एक ये कंपाउंड लिया मैंने, क्लियर, एक ये कंपाउंड लिया, और एक अगर मैंने यहां पर लिया इस तरीके। तो अगर आप लोग इन कंपाउंड में अगर आप लोग देख रहे हैं एबीसीडी में, सभी में दो दो बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड। तो सभी में जब एक पाई बॉन्ड हो, दो पाई बॉन्ड हो, तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो, और हीट ऑफ हाइड्रोजन का जस्ट उल्टा आएगा, है ना। तो जैसे मैंने यहां पर आप लोगों से बात की, तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो, तो ये डबल है और ये डबल है। तो मुझे बताओ कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई, इस कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दूसरा वाला बात देखो, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन निकालो यहाँ पर कितने, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी है और ये भी है। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक, और इसके पास कितना हाइड्रोजन है, दो। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखो, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है, क्या कॉन्जुगेशन है, क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, डबल सिंगल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन निकालो, देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ना। तो इस ऊपर वाले के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। इस वाले के पास कितने हैं, 2। इस वाले के पास कितने हैं, 2, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड बनाने उतना अच्छी बात है, नहीं बनाए जो वो हाइड्रोजन है। तो 3 + 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पर, 7 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, बिल्कुल है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल मतलब सर यहाँ पर रेजोनेंस आ गया। प्लस अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है इस वाले का, और इस वाले का ये अल्फा कार्बन है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, एक, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, दो। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला देखो, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर रेजोनेंस। और अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा है, ये अल्फा है, और नीचे वाले का ये वाला है। तो कितने हो गए, ऊपर 3, नीचे कितने हो गए, 2 और 2। तो रेजो तो है ही है, प्लस क्या हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सभी में दो पाई बॉन्ड है ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो बच्चों यहाँ पर बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर हो गई सबसे ज्यादा रेजोनेंस वाले की होगी, तो रेजोनेंस वाले मतलब सी और डी। और रेजोनेंस से नहीं हो रहा तो अल्फा हाइड्रोजन पर चला गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया डी, फिर कौन हो गया, सी। ए और बी में से रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन पर चला गया, फिर कौन हो गया, बी, और फिर कौन हो गया, ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं, तो जितना कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑर्डर जस्ट क्या हो गया, तो स्टेबिलिटी निकाल दें, हीट ऑफ हाइड्रोजन का जस्ट हो जाएगा उल्टा। लेकिन 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 अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है और दूसरे में दो पाई बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे ना बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जितने पाई बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरे क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से कहने का मतलब है। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है,
और एक मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? तो ए है और बी है। तो अगर दो पाई बॉन्ड है ना, तो दो पाई बॉन्ड टूटकर एच एच लगेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? देखो ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में केवल तीनों में एक एक पाई बॉन्ड था, तो अल्फा हाइड्रोजन से देखा। दूसरे वाले में दो दो पाई बॉन्ड है तो भी अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस से देखा। पर तीसरे वाले में एक पाई बॉन्ड है और बी में दो पाई बॉन्ड है। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर लिख दो मोर पाई बॉन्ड। क्योंकि ज्यादा टूटकर एच एच लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखूं? मोर पाई बॉन्ड मीन्स मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछूं तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी में से किसकी ज्यादा हो जाएगी? बी की, क्योंकि बी में दो दो पाई बॉन्ड है। और दो पाई बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बच्चा क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलो तो एक और मैं पूछता हूँ यहाँ पर, आप लोग बताना। तो यहाँ पर मैंने दो पाई बॉन्ड बना रहा हूँ तीनों कंपाउंड में। क्लियर है? तो दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अगर एक एक है तो स्टेबिलिटी से देखो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है हीट ऑफ हाइड्रोजन को उसका कर दो। दो दो है तो भी ये होगा। लेकिन एक में एक है और एक में दो, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। दो वाले में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ए बी सी, ए बी और पहले वाले में तो डबल सिंगल डबल, तीनों में तीन दो दो पाई बॉन्ड है ना, तो स्टेबिलिटी देखेंगे। डबल सिंगल डबल मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट वाले में देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड आइन अभी बताया था ना। और यहाँ पर डबल डबल लगातार है, तो ये कौन सी? कम्युलेटेड। तो बताओ स्टेबिलिटी कौन सी हो जाएगी? स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं डाइन की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ए कॉन्जुगेशन में, फिर बी और फिर क्या हो गया? सी। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए बी और C। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों? सोल्व कर सकते हैं। तो अगर एक ही पाई बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी निकाल लो, उसका उल्टा कर दो। दो पाई बॉन्ड है सभी में, तो वो स्टेबिलिटी निकालो उल्टा कर दो। लेकिन एक में एक पाई बॉन्ड और एक में दो पाई बॉन्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास दो पाई बॉन्ड है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि दो एच अटैच होंगे ना इधर भी, पहले पहले वाले पाई बॉन्ड पर भी और दूसरे वाले पाई बॉन्ड पर भी, तो एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा। तो ये नोट कर ले, रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इससे क्वेश्चन निकल सकता है नीट में। तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है? इसको सोल्व करना है। क्लियर? इस तरीके से आप लोग इनको कर सकते हैं। चलिए, तो ये था बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी तरीके से एक क्या होता है बेटा? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में मतलब क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस जला रहे हैं, और जब भी किसी भी चीज को जलाते हैं ना बच्चों, तो एनर्जी निकलती है। विश्वास ना हो तो आप लोग घर की कोई भी चीज जलाकर देखना है ना, जैसे आपके घर में टेबल होगी, तो उसको जलाकर देखना, उसके पास खड़े होना, गरम गरम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि एनर्जी निकल रही है। जलाना नहीं है, बस बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? किसी भी चीज को जलाते हो केमिस्ट्री में, किसी भी चीज को जलाओगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, है ना। और हीट ऑफ कंबशन में क्या होता है? हम लोग जो जलाते हैं ना कंप्लीटली जलाते हैं। जैसे अगर कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन को कंप्लीटली जलाना है CO2 में, सीओ में जलेगा फिर वो कंबशन नहीं है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में एक मोल कंपाउंड को जलाओगे कंप्लीटली, कार्बन CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट होना चाहिए कंप्लीटली। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से किस में कितना होगा। क्लियर है? तो हीट ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आपके पास नॉन आइसोमेरिक फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है बेटा? नॉन आइसोमेरिक फॉर्म। तो इन नॉन आइसोमेरिक फॉर्म, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है ना। इन नॉन आइसोमेरिक फॉर्म, इन नॉन आइसोमेरिक फॉर्म, तो अगर नॉन आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोमर नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन को लिख दो HOC, हीट ऑफ कंबशन। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा कार्बन जलाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी ना, तो हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा, क्या ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक क्वेश्चन तो बनता है मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया क्या, मेरे पास एक तीन मेंबर की रिंग है, एक चार मेंबर की रिंग है,
एक 5 मेंबर की रिंग है, और एक कितने मेंबर की रिंग है बच्चों, 6 मेंबर की रिंग है ना। तो अगर मैंने इनमें से पूछा A B C D में से कि बताओ हीट ऑफ कंबशन किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन किसमें ज्यादा होगा बेटा, ये ज्यादा होगा डी में, उससे कम सी में, उससे कम डी में, और उससे कम ए में। अगर नॉन आइसोमेरिक फॉर्म है तो जितने ज्यादा कार्बन है हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा निकलेगा ना। लेकिन अगर आप लोगों के पास क्या है बेटा यहाँ पर एल्कीन, तो हम लोगों ने अगर क्या कहा इन आइसोमेरिक फॉर्म, आइसोमर मतलब जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो सेम, इन आइसोमेरिक फॉर्म। तो आइसोमेरिक फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं एल्कीन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी कम एल्कीन स्टेबल होगी ना, उसको जलाने पर उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास मान लो C4H8 है, एल्कीन है ना, C4H8 4 कार्बन की एल्कीन है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है बेटा, एक कंडीशन बन सकती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये C4H8 हो गया, आप देख सकते हो। एक दूसरा मैंने क्या बनाया, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3, तीसरा क्या बनाया मैंने, C डबल बॉन्ड C CH3H H, और क्या बनाया CH3, और चौथा क्या बनाया मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड C CH3 और H, ये चार मैंने यहाँ पर चीजें लिखी। तो इसको मैंने नाम दिया A B C और डी। डी याद है, अभी अभी मैंने पढ़ाया था आइसोब्यूटाइलिन। डी वाला कौन सा, आइसोब्यूटाइलिन, आप लोग देखना, क्लियर है। ये मैं और मिलाकर ही लिख देता हूँ, ये इसको CHH को अलग लिखने से अच्छा है इसको मैं लिख देता हूँ CH2 आइसोब्यूटाइलिन, क्लियर। अब सभी बच्चे देखो, बताइए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर आप लोग इन चारों को देखो ABCD, तो सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C4H8, काउंट करना। सभी में ABCD में 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। तो ये आइसोमर है कि नहीं है। अगर आइसोमर नहीं हुए तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर आइसोमर है यहाँ पर, तो एल्कीन की बात करें तो जितना स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होगा, जितना अनस्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी निकालेगा हीट ऑफ कंबशन, हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा था और कंबशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की एल्कीन की, आइसोमर है ना, तो आइसोमर में मैंने लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कौन होगा सबसे ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ये अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये अल्फा होंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6। ये अल्फा डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको पता है बी वाला तो कौन सा हो गया, 6। अगर दो ग्रुप सेम साइड है, दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो 6, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये हो गया 6 और ये हो गया ट्रांस। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था तीनों में, B C और D में, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आइसोब्यूटाइलिन, उसके बाद ट्रांस, उसके बाद सिस। तो चलो यहाँ पर तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे एल्किन के पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, डी आइसोब्यूटाइलिन। बी और सी में सिस ट्रांस है, तो सिस ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला। फिर कौन सा हो गया, सिस, और सबसे कम हो गया ए। ये स्टेबिलिटी होगी ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आया आइसोमेरिक फॉर्म में, हीट ऑफ कंबशन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन उसका जस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, उल्टा। तो हीट ऑफ कंबशन बताओ क्या हो जाएगा, बी ए वाली सबसे कम स्टेबल एल्कीन है ना, तो इसका हीट ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा निकलेगा, तो ये होगा हीट ऑफ कंबशन। अच्छा आपको बताया था मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लोगे, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजन। अगर सभी में एक ही पाई बॉन्ड है तो, एक में एक, एक में दो है, तो जिसमें दो पाई बॉन्ड है हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। लेक्चर लिखे एक दो बार रिवाइज करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर देखना चाहूँ, किसका ऑर्डर देखना चाहूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा किस में निकलेगा, ए में। स्टेबिलिटी देखो ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर किस में होना चाहिए, बी। यही होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी, स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा, क्योंकि सभी में एक एक पाई बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, डी और सी में से किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है, डी का, और सी का क्या होता है बेटा, कम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सी वाला कौन सा है, ट्रांस वाला, और ये आइसोब्यूटाइलिन वाला है। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्लियर है। ये आप लोगों को करने की जरूरत बिल्कुल भी
नहीं है। आप तो ये याद रखो कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, और हीट ऑफ कंबशन भी उसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? और नोट कर लें इसको। तो हीट ऑफ कंबशन में आप लोगों ने क्या देखा, जितने ज्यादा कार्बन, हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल दी, उसका जस्ट उल्टा हीट ऑफ कंबशन हो जाता है, उसका जस्ट उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाता है। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको देखना है, एक ही डबल बॉन्ड है तो देखिए ठीक है, दो डबल बॉन्ड है तो ठीक है, लेकिन एक में एक और एक में दो है तो स्टेबिलिटी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। एक में एक डबल बॉन्ड है, एक में दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड वाले में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। चलो, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटकर एच एच लगेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, है ना। और लास्ट टॉपिक अपना क्या है, ये नोट कर लें आप लोग। लास्ट टॉपिक है बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सभी बच्चे सुनना ध्यान से बेटा, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक कौन सा होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, एक। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितने बॉन्ड है, अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो। और दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तीन। और मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ आप लोग देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड बड़ा दिख रहा है, डबल छोटा दिख रहा है, ट्रिपल और ज्यादा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल की होती है, डबल की छोटी, और ट्रिपल की और छोटी, है ना। तो अगर पूछा जाए, अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी होती है, सिंगल की, उससे कम डबल, उससे कम ट्रिपल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे किसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप लोग बताना, है ना। एक चीज आप लोग बताना, जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन कराया था, कौन सा कॉन्जुगेशन कराया था, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, क्लियर है, ये सी, ये एच, ये एच और ये एच, यही था। अब वैलेंसी पूरी कर लेना, यहाँ पर एक एच होगा ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना दिख रहा है, दो। डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ था, सिग्मा, सिंगल और डबल हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो क्या हुआ था यहाँ पर, सही बच्चे बताओ। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया था, यहाँ पर। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए थे, इस कार्बन के पास, आगे चले गए थे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो सी, एच, एच, यहाँ पर क्या बना था, एच पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया था, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया था, सी एच टू नेगेटिव। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बीच में पहले कौन सा डबल बॉन्ड था, हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच में इसी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो पहले जहां पर डबल बॉन्ड था, वहां पर अब कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा था, वहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर। क्लियर है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड रहेगा ना, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। मेरे कहने का क्या मतलब है, सुनना बेटा सभी बच्चे। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है सॉरी, है ना। एक दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोगों ने सी एच थ्री लगा दिया। क्लियर है। आप सुनना यहाँ पर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, क्लियर। अब सभी बच्चे सुनना, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, क्लियर है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्लियर है। आप लोगों को इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है ना। तो किस में कंपेयर करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। ये चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो कंपेयर, कंपेयर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जैसे मैंने जो येलो वाला किया है। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड का, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है पहले वाले के पास, चार अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले के पास बताओ, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो तीन और तीन छह तो ये हो गए, और बगल में यहाँ पर दो दो चार हो गए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन।
नेक्स्ट वाले में देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, ओहो मजा ही आ जाएगा यहाँ पर। डबल सिंगल डबल क्या हो गया, रेजोनेंस। और नेक्स्ट वाले में तो और ज्यादा रेजोनेंस हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तो और ज्यादा रेजोनेंस हो गया। अब सभी बच्चे सुनना, मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मान लो मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड। और मेरा डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में घूमने चला गया, यहाँ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, इसमें घूमने चला गया रेजोनेंस में। जैसे ही रेजोनेंस में घूमने जाएगा, देखो मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बॉन्ड की है ना। देखो अब सही बच्चे देखना यहाँ पर। तो ये वाला बॉन्ड अगर आगे चला गया रेजोनेंस में, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी। ये वाला बॉन्ड आगे चला गया तो यहाँ आगे आ जाएगा। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये आगे चला गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन से कैरेक्टर आ गए। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, रेजोनेंस के बाद यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना, बिल्कुल बढ़ गई। तो रेजोनेंस की वजह से वो आगे चला गया तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अब सोचना, मेरे पास डबल बॉन्ड है और मेरा बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में घूमने चला गया। सुनना ध्यान से, मैं एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड हूँ और मेरा जो डबल बॉन्ड था वो रेजोनेंस में घूमने चला गया। तो जो जितना ज्यादा घूम कर आएगा, मैं उतना ही ज्यादा समय तक सिंगल बॉन्ड रहूंगा। और मैं जितना ज्यादा समय तक सिंगल बॉन्ड रहूंगा, मेरी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। सही बच्चे सुनना, मैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और मेरा जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड था ना, वो रेजोनेंस में घूमने चला गया। तो जो घूमकर जल्दी आ गया, तो वापस से मैं डबल बॉन्ड हो जाऊंगा। और मेरा अगर घूमने ज्यादा देर तक चला गया, तो मैं सिंगल बॉन्ड ज्यादा देर तक रहूंगा, और सिंगल बॉन्ड ज्यादा देर तक रहूंगा तो मेरा सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। अब देखो, सी और डी में तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस और रेजोनेंस। डी में रेजोनेंस ज्यादा है, एक तो ज्यादा रेजोनेंस है। तो इसका जो ये बॉन्ड है, ये ज्यादा टाइम तक घूम फिर कर आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादा टाइम तक घूम फिर कर आएगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। जबकि सी वाले में रेजोनेंस एक बार यहाँ पर एक बार होगा, फिर वापस से घूमकर वापस आ जाएगा, क्योंकि डबल सिंगल डबल एक ही है ना। जबकि यहाँ पर तो डबल सिंगल डबल, डी में तो बहुत ज्यादा है। तो डी में जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा देर तक घूम कर आएगा, तो मैं मेरा अगर पाई बॉन्ड ज्यादा देर तक घूम रहा है तो मैं सिंगल बॉन्ड रह जाऊंगा ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सी और डी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड ज्यादा लंबे समय तक घूमने गया है ना। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, डी का। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी का, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना। ए और बी में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बी में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो ज्यादा लंबे समय तक घूम कर आएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो फिर किसकी हो जाएगी, बी की, और फिर किसकी हो जाएगी, ए। क्योंकि ए में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड जल्दी घूमकर वापस आ जाएगा, और जल्दी घूमकर वापस आ गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख रहे हैं बच्चों, किसका ऑर्डर देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का। तो क्वेश्चन क्या है, आपको कंपेयर करना है सी सी एल बॉन्ड लेंथ, कंपेयर सी सी एल बॉन्ड लेंथ। ये आपको क्या करनी है बच्चों, कंपेयर करनी है ना। एक दो बार देखेंगे चीजें क्या हो जाएंगी, पहली बार में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक दो बार में चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक दो बार इस लेक्चर को देखो, जो अभी मैं लास्ट में बढ़ा रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ, हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कंबशन। एक दो बार देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, सीएल लगाया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, ये सीएल। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सीएल। और यहाँ पर क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, सी सी एल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सी सी एल सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इनकी बॉन्ड लेंथ को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, किसमें, ए बी और सी में। ए बी और सी में सी सी एल बॉन्ड लेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करूंगा, सुनना ध्यान से सही बच्चे। अगर मैं बी में देखता हूं तो बी में लोन पेयर सिंगल डबल। तो बी में अगर मैं यहाँ पर बनाकर देखता हूं, तो बी में देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। तो लोन पेयर सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो जाएगा सर, बिल्कुल रेजोनेंस हो जाएगा। अब अगर मैं रेजोनेंस कराता हूं तो बताओ, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, आगे। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे गए तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या था, सी सिंगल बॉन्ड ही तो था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से सी और सीएल के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई छोटी हो गई? छोटी हो गई ना। बी वाले में सी और सीएल के बीच में देखो बच्चों, सी और सीएल के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, और जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। थर्ड वाले में देखो रेजोनेंस और ज्यादा होगा, रेजोनेंस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो ये जो लोन पेयर है और लंबे समय तक घूमकर आएगा ना, जितने लंबे समय तक ये घूमकर आएगा यहाँ पर उतने लंबे समय तक डबल बॉन्ड रहेगा, और जितने लंबे समय तक डबल बॉन्ड रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी रह जाएगी। जबकि ए में देखो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो पी सी एल बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसमें, ए में, फिर उससे कम बी में, उससे कम सी में, क्योंकि सी में रेजोनेंस ज्यादा समय के लिए हो रहा है, और जैसे जैसे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लंबे समय तक रहेगा, और लंबे समय तक रहेगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का, है ना। तो एक और क्वेश्चन अगर मैं कंपेयर करता हूँ, आपको करना है कंपेयर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। क्लियर है? किस किस कंपाउंड में, ये डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये तीन कंपाउंड है, इसमें आपको सीओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ये वाली, ये वाली और ये वाली। क्लियर? अब अगर आप लोग देख रहे हो ए बी और सी में, तो बी में तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ही है हमेशा, कोई दिक्कत, ए में तो डबल बॉन्ड ही है यहाँ पर। बी वाले में देखो, यहाँ पर बी वाला मैं बनाता हूँ, डबल बॉन्ड हो रही है, तो डबल सिंगल डबल क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल और डबल क्या हो गया, कॉन्जुगेशन। हो गया कि नहीं हो गया? अब कॉन्जुगेशन हो गया तो यहां पर कैसे होगा बताओ, अगर ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, जब कॉन्जुगेशन हुआ तो यहां पर क्या होगा, इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे डाले तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, इसने अपने आगे डाले तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नीचे पॉजिटिव। यहां पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, डबल डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले गया, और नेगेटिव, तो सिंगल बॉन्ड हो गया ना। तो अब यहां पर देख रहे हो कि यहां पर पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल। और रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ऊपर वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ रहा था सी और सीएल के बीच में, क्योंकि ये दे रहा था, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ रहा था, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस की वजह से कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड था ना सी और ओ के बीच में, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया। सिंगल बॉन्ड रह गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई ना। यहाँ पर कितने रेजोनेंस हो रहे, दो, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ लंबे समय तक के लिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लंबे समय तक के लिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा रेजोनेंस की वजह से। सी में और ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो लंबे समय तक सी सिंगल बॉन्ड हो रहेगा कि नहीं रहेगा, और जितने लंबे समय तक रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसमें हो जाएगी, सी में, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है? बी और ए में तो हमेशा डबल बॉन्ड है तो वो छोटा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग किसको कंपेयर कर सकते हो बेटा, बॉन्ड लेंथ को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग डिस्कस करें। ये नोट कर लें।